आज की वीडियो में हम सीखना चाहेंगे कि पहली बात, डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस क्या होता है। दूसरी बात, सीआरपीसी के तहत यह डिस्चार्ज कैसे मिलता है। तीसरी बात है, डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस पर परंपरागत कानून क्या है। चौथी बात है कि डिस्चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसाइडेड केस कौन सा है। और पांचवी तथा अंतिम बात है कि डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिवर्तन किया है। सवाल है, डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस क्या होता है, और जवाब है कि डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस का मतलब उस अवस्था से होता है जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल को देखकर ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि पूरी तफ्तीश करने के बाद भी पुलिस को आरोपी के द्वारा अपराध किए जाने के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस आरोपी पर मुकदमा चलाए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को बंद कर दिया जाना चाहिए और आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है, डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस की कानूनी व्यवस्था क्या होती है, और इसका जवाब है कि सेशंस ट्रायल में डिस्चार्ज की पूरी जानकारी के लिए सीआरपीसी का चैप्टर 18 दिया गया है। इसमें सेक्शन 225 से 228 सीआरपीसी तक के सेक्शंस दिए गए हैं। पहला सेक्शन आता है 225 सीआरपीसी का, जिसमें लिखा है कि सेशंस कोर्ट में हर एक प्रोसिक्यूशन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा चलाया जाएगा। सेक्शन 226 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताएंगे कि वह आरोपी के खिलाफ किस किस आरोप को किस किस एविडेंस के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। इसके बाद सेक्शन 227 सीआरपीसी आता है, जिसमें सेशंस कोर्ट केस के रिकॉर्ड के ऊपर विचार करके तथा साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को देखकर तथा पहले आरोपी को और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन को सुनकर यदि यह पाता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, तो वह कोर्ट उपरोक्त कारणों को लिखते हुए आरोपी को डिस्चार्ज कर देता है। सेक्शन 228 सीआरपीसी में यह बताया गया है कि यदि आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ चार्ज लगाकर मुकदमे में आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि वहां पर एविडेंस वगैरह को सुना जाएगा। अगला सवाल है, आरोपी को सेक्शन 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट क्या क्या बातें चेक करता है, और जवाब है सीआरपीसी में कई तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे सेशंस ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समन्स ट्रायल है, ट्रायल्स इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट है। हर एक में चार्ज डिस्चार्ज की अपनी अपनी शर्तें होती हैं, और हम यहाँ इस वीडियो में आज केवल सेशंस ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो वह सेक्शन 227 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। जब सेशंस कोर्ट यह देखता है कि डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी बनता है या नहीं बनता है, तो कोर्ट आमतौर से तीन बातें देखता है। पहली, रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद। दूसरी बात देखता है सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड, और तीसरी बात देखता है सबमिशंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इसके पहले चरण में जो रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविद है, इसको सामूहिक रूप से प्रोसिक्यूशन मटेरियल भी कहा जाता है। इन बिंदुओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले रिकॉर्ड देखा जाता है, फिर आरोपी को सुना जाता है और अंत में प्रोसिक्यूशन को सुना जाता है। सवाल है, सेक्शन 227 सीआरपीसी में लिखा हुआ जो शब्द है रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद, इसमें क्या क्या शामिल होता है। जवाब है, यह मूलतः पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी होती है। इसे सामान्य भाषा में चार्जशीट कहते हैं। इसमें सब बयान 161, सब बयान 164 और अन्य सबूत इसमें दिए जाते हैं। इसी में सीडीआर, एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए एनालिसिस, सेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स आदि सब कुछ इसमें होता है। आरोपी प्रोसिक्यूटर्स की जन्म तिथियां वगैरह भी इसी के अंदर सब समाहित होती हैं। इस सारे को मिलाकर हम प्रोसिक्यूशन मटेरियल कहते हैं। सवाल है, कोर्ट के सामने किए जाने वाले सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड में क्या होता है। जवाब है, इसमें आरोपी का आर्गुमेंट सुना जाता है कि रिकॉर्ड ऑफ द केस किस प्रकार से अविश्वसनीय एवं अधूरा है। इसको देखने के बाद आरोपी के खिलाफ कोई आरोप बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। सीडीआर आरोपी की लोकेशन को दूसरी जगह दिखाता है। डीएनए एनालिसिस में आरोपी का डीएनए नहीं है। आरोपी की शिकायत में अकाट्य विरोधाभास है, इररिफ्यूटेबल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इस रिकॉर्ड को देखने भर से इसके झूठा होने का पता लगता है। ये बातें एक्यूज्ड कोर्ट को बताता है। इस आधार पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए।
अगला सवाल है सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत सबमिशन टू द प्रोसिक्यूशन में क्या होता है। जवाब है कि आप ध्यान देंगे कि इसे सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड के बाद सुना जाता है और इसका कारण क्या है कि आरोपी ने रिकॉर्ड ऑफ द केस में से बहुत सारे छेद ढूंढ कर निकाल दिए हैं और बताया है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं बनता है। तो कोर्ट यह देखना चाहता है कि क्या आरोपी के इस निवेदन के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पक्ष में कहने के लिए कुछ है या नहीं है। इस अवसर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आरोपी ने जो तर्क दिए हैं वे कानूनी रूप से ठीक नहीं है और उनके तर्कों के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाए जाने के पर्याप्त आधार हैं। सवाल है कि डिस्चार्ज इन ए क्रिमिनल केस की बाबत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा लेटेस्ट केस डिसाइड किया गया है। जवाब है डिस्चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेटेस्ट डिसाइडेड केस है विष्णु कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह क्रिमिनल अपील नंबर 3618 ऑफ 2023 है जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 8658 ऑफ 2017 में पैदा हुई थी। इसे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 28 नवंबर 2023 को यानी कि अब से 5-6 दिन पहले डिसाइड किया है। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वेश्चन, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। सवाल है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज पर क्या कानून दिया है और यह परंपरागत कानून से कैसे अलग है। जवाब है उपरोक्त विष्णु शुक्ला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सामल 1979 3 SCC 4 तथा स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह 1977 4 SAC 39 वाले केस से शुरू करके स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिलीप सिंह किशोर सिंह राव 2023 INSC 894 अर्थात 2023 SCC ऑनलाइन SC 1294 तक सभी केसेस का अध्ययन किया है और अपना वर्तमान कानून दिया है। सवाल है डिस्चार्ज पर वर्तमान कानून के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इस विष्णु शुक्ला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और जवाब है विष्णु शुक्ला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुराने कानूनों को देखकर उनका अध्ययन करके डिस्चार्ज के लिए इन 9 बिंदुओं के कानून पर सहमति दी है। ये बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज पर विचार करते समय जज के द्वारा एविडेंस को परखने की सीमित शक्ति उपलब्ध होगी ताकि यह जांचा जा सके कि आरोपी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है। दूसरी बात है कि यदि कोर्ट के सामने रखे गए मटेरियल से, जिसको हम प्रोसिक्यूशन मटेरियल भी कहते हैं, एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि आरोपी ने अपराध किया लगता है जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया है, तो जज को आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जिन मामलों में 2 बराबर संभावनाएं नजर आती हैं कि आरोपी ने अपराध किया हो सकता है या नहीं किया हो सकता है, तो ऐसे में आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना गलत नहीं होगा। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 227 सीआरपीसी की शक्तियों को प्रयोग करते समय कोर्ट को प्रोसिक्यूशन का पिछलग्गू या पोस्ट ऑफिस या भोंपू माउथपीस बनने की जरूरत नहीं है। बताए गए नियमों के तहत कोर्ट को स्वतंत्र निर्णय लेना होगा, लेकिन इसके बावजूद जज इस स्टेज पर अभियुक्त के खिलाफ कोई इंक्वायरी जैसी जांच नहीं कर सकेगा कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पर लगा है इस एविडेंस के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है। इतनी गहराई वाली इंक्वायरी संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट है ऐसा करके जब जज को लगेगा कि आरोपी के खिलाफ अपराध किए जाने के आधार हैं, तो जज चार्ज फ्रेम करेगा और जरूरी हो तो वह चार्ज भी लगा सकेगा जो चार्जशीट में नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग के समय जज साहब कोर्ट के चार्जेस को बिल्कुल बदल देते हैं। वे चार्जेस जो पुलिस ने लगाकर भेजे थे
उनकी बनस्बत कुछ और चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो चार्जशीट में उपलब्ध नहीं थे, तो कानून में यह संभव है। छठी बात कही गई है कि चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर आरोपी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह चार्जशीट से बाहर अपने बचाव का कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने रख सके। कोर्ट केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके कोई निर्णय लेगा। 7वां पॉइंट है, आरोपी केवल चार्जशीट मटेरियल से ही यह दिखा सकेगा कि इस आधार पर चार्ज का बना रहना कानूनी रूप से असंभव है। कोर्ट द्वारा आरोपी द्वारा दिखाए गए आधारों पर ध्यान न दिया जाना या अनदेखा किया जाना अपने आप में अनैतिक होगा और गैर कानूनी होगा। यह एक नई बात है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार जो आरोपी ने अपना पक्ष रखा है उस पर कोर्ट द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि उन आधारों को सुविचारित तरीके से डिसाइड नहीं किया जाता है तो यह गैर कानूनी होगा। यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आपको इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब भी आप अदालत में अपना डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएं तो देखें कि कोर्ट ने उन आर्ग्यूमेंट्स पर विचार किया है या नहीं किया है जो आपने उसके सामने प्रस्तुत किए थे। 8वां बिंदु है, यह एक पूरी तरह से स्वीकृत कानून बन चुका है कि एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज पर विचार करते समय प्रोसिक्यूशन मटेरियल को सत्य माना जाएगा और एविडेंस की स्टेज से पहले प्रोसिक्यूशन मटेरियल की सच्चाई के विषय में कोई संदेह स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9वां और अंतिम बिंदु है, एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज पर विचार करते समय केवल एक प्रमा फेसाई केस के होने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। केवल एक प्राइमा फेसाई केस होने की संभावना पर विचार किया जाना है। इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन मटेरियल की सत्यता असत्यता इस बात पर विचार नहीं किया जा सकता है। इन 9 बिंदुओं के आधार पर आप अपने केस में डिस्चार्ज की संभावना पर विचार करवा सकते हैं। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि क्या आपके केस में डिस्चार्ज की संभावना है। इसके लिए आप किसी सीनियर एडवोकेट से सहायता ले सकते हैं कि आपके केस में डिस्चार्ज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ऐसे किसी सीनियर एडवोकेट की आपके पास कोई उपलब्धता नहीं है तो आप में से जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी फाइल की जांच करके हम उनको बता सकते हैं कि उनके केस में डिस्चार्ज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारे जो व्यूअर्स हमारे मेंबर नहीं हैं, वे मेंबर बनकर अपनी फाइलें हमें भेज सकते हैं ताकि हम इस बात की जांच करके आपको बता दें। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।